हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री डी यू सोल का है, जो कि पेपर स्टार्ट है और इसका भी पेपर अभी बाकी है। तो जिन बच्चों का भी बाकी है इनका पेपर, उनके लिए है। एक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, तीसरी शक्ति के रूप में आया था गुट निरपेक्ष आंदोलन की विवेचना करना है आपको। द्वितीय विश्व, देखिए अब आंसर देखिए इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो विरोधी गुटों सोवियत संघ और अमेरिकी गुट में विभक्त हो चुका था। ठीक है ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ पश्चात तो दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो सोवियत संघ के साथ था, एक अमेरिकी के साथ था। और दूसरी तरफ एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह का दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुटों में शामिल हो जाए, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों को गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश विश्व की तीसरी शक्ति हो सकते थे और जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते थे। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षता एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने इसी नीति का पालन शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते हुए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन शुरू किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफ़ी मजबूत बनाया। सन 1961 में गुट निरपेक्षता के तीन कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टिटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता है, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता रहे, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। ठीक है ना, सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र से में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। ठीक है ना, तो अगर ये वाले सारा ये 5 जो कंडीशन था और वही लोग गुट निरपेक्ष में शामिल थे। ठीक है, तो हमारा भारत आगे था। ठीक है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन पृष्ठभूमि। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व वैचारिक आधार पर मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया। इस वैचारिक युद्ध के एक छोर पर साम्यवादी सोवियत संघ तो दूसरे छोर पर पूंजीवादी अमेरिकी जैसी महाशक्तियाँ मौजूद थी। असल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे और वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों सोवियत संघ और अमेरिका से दूर रखा और एक ऐसे संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। हालांकि वर्ष 1955 से पूर्व भी स्वतंत्रता और तटस्थता की मांग की जा रही थी, किंतु अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि गुट निरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बार्डुंग सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टिटो जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। बांडुंग सम्मेलन के 6 वर्ष बाद सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया है।
ताकि सदस्य राष्ट्र को दो महाशक्तियों के वैचारिक युद्ध के बीच फंसने से बचाया जा सके। वर्तमान में यह संगठन एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गुटनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। शीत युद्ध। शीत युद्ध के वातावरण में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय लिया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता लगी। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा कारण एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी, और वह यह कि वे न केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत हो। सैनिक गुटों से पृथक रहना। एशिया अफ्रीका के अनेक स्वतंत्र राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट फंस जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे अपने समस्या किसी सैनिक गुट के हस्तक्षेप से नहीं सुलझाना चाहते थे। अपनी पहचान कायम रखना। नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के औपचारिक वैचारिक संघर्ष के रूप में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखने का काम साधन थी। ठीक है, वे अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि वो तुरंत स्वतंत्र हुए थे ना। फिर ये डर रहे थे ना कि अगर किसी के साथ जाएंगे तो फिर हमको गुलाम बना लेगा, इसलिए वो किसी की तरफ नहीं झुके। और जो लोग नहीं उधर झुका, जो 2 महाशक्ति उभर के आई थी उनके साथ नहीं गए, और कहाँ पे आ गए, तीसरी महाशक्ति बन के आई थी गुटनिरपेक्ष, उसमें शामिल हुए थे। ठीक है। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के इशारों पर नाचने के लिए बाध्य नहीं हैं, और जो भी गुटनिरपेक्ष के साथ है, जो भी देश, वो किसी के चंगुल में फंसता नहीं है, एकदम वो स्वतंत्र है। उसके पास है आर्थिक कारक। गुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक है। प्रायः सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और उनका रहन सहन का स्तर निम्न था, अतः उन्होंने अपने विदेश नीति को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जहां से भी कोई शर्त रखे बगैर आर्थिक सहायता मिल जाए, क्योंकि उन्हें उसकी सतत आवश्यकता थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों, सफलताओं, भूमिका को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण में योगदान। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई, उसमें उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उसने लोगों को यह भी नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। स्वतंत्र वातावरण का निर्माण। नवोदित कमजोर राष्ट्रों की महाशक्तियों के चंगुल से निकलकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया था। अपना राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना। गुटनिरपेक्ष देशों की उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के आदर्शों को अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय ढांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटे राष्ट्रों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिससे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया, जिसमें सभी सदस्यों को बराबर प्रतिनिधित्व होता है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका को कम कर दिया। अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियादी रखने में सफलता मिली है। कोलंबो शिखर सम्मेलन में तो एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए। शीत युद्ध को तनाव शैथिल्य में बदलना। शीत युद्ध को तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही है। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों गुटों के बीच सद्भावना और संपर्क के माध्यम का काम किया तथा दोनों पक्षों के बीच ख्यालिया और गलतफहमियां दूर कर इसे शस्त्र युद्ध में बदलने से रोक दिया। विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना। गुटनिरपेक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संकट टल गए, या उनकी तीव्रता कम हुई, या फिर उनका समाधान हो गया। और विशेषतः तीसरा,
विश्व युद्ध नहीं छिड़ा। इसके साथ साथ अविकसित तथा विकासशील देशों को शांतिपूर्ण मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और इस प्रकार उसने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की स्थिर रूप देने में योगदान दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विफलता है। इस संबंध में आलोचक निम्नलिखित तर्क देते हैं। अवसरवादी और काम निकालने की नीति। आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गई है और गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन हैं। ये देश दोनों गुटों के से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का और जिसका पलड़ा भारी हो उसी को और मिल जाने का ध्येय रखते हैं। संकुचित नीति। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। सारी नीति गुटों के राजनीति के आसपास घूमती है। या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने, और यदि दूसरा के बुरा मानने का डर है तो पहले से नाप तोल कर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना। यही गुटनिरपेक्षता की शैली है। बुनियादी एकता का अभाव। आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर, वे आपस में भी एक दूसरे की सहायता करने की कोई ठोस योजना नहीं बना सके हैं। बाह्य सहायता पर निर्भर। गुटनिरपेक्ष देशों की एक बड़ी विफलता यह रही है कि वह बाहरी आर्थिक की बाह्य सहायता पर बुरी तरह निर्भर है। अतः सहायता प्राप्ति के लिए उन्हें महाशक्तियों का मुंह ताकना पड़ता है और उनकी शर्तें भी माननी पड़ती है। अतः गुटनिरपेक्षता का भली भांति पालन नहीं हो पाता है। नाम मात्र की गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता नाम मात्र की है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकांश सदस्य किसी न किसी गुट से संबंध है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय मुख्यतः उपनिवेशवाद और शीत युद्ध के पृष्ठभूमि में हुआ था, किंतु अब दोनों के समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण लोग मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। हालांकि अधिकांश जानकर मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अपने सिद्धांतों के कारण उतना ही प्रासंगिक है जितना शीत युद्ध के दौर में था। विश्व शांति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति का संरक्षित करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया स्थापित करने के अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी इनमें से एक है। क्षत्रिय अखंडता और संप्रभुता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्षत्रिय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करता है और इसके सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षण के विचार को बार बार दोहराया जाता है, जो कि इसकी मौजूदा प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। न्याय संगत विश्व व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक न्याय संगत विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान राजनीति और वैचारिक मतभेदों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। विकासशील देशों के लिए एक मंच। यदि विकासशील देश के बीच किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर मतभेद पैदा होता है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस मतभेद को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल 120 विकासशील देश शामिल है और इनमें से लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये रहा बच्चों आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग अब पढ़िए और फिर आप हम लोग पेपर में लिखिएगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।